अगला विषय हमारा है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से उन्होंने कहा था कि हर एक परमाणु का, कोई भी एक परमाणु का, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और इसी आधार को रखा गया और आगे परमाणु द्रव्यमान निकाला गया और हर एक परमाणु का, हर एक तत्व का द्रव्यमान को निकाला गया और उसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहा गया। लेकिन क्योंकि परमाणु एक बहुत ही छोटा कण है, बहुत ही एक छोटा कण है, तो इसे आसानी से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका मान नहीं निकाल सकते। इस कारण से हमने क्या किया, हमारे वैज्ञानिकों ने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, एक सापेक्ष बिंदु लिया और वो सापेक्ष बिंदु में शुरुआत में ली गई किसको, ऑक्सीजन को, और कहा गया कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान हम निकालेंगे और उसके द्रव्यमान के आधार पर बाकी परमाणुओं का, तत्वों का द्रव्यमान निकलेगा। इसका मतलब ये था कि जब शुरू में निकाला गया तो कैसे निकाला गया, जैसे ऑक्सीजन का 16 द्रव्यमान है तो इसका रेफरेंस इसको निकाल लिया गया और इसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1/16। ठीक है, एक कण का, तो 1/16 एक रेफरेंस पॉइंट माना गया और उसके बाद बाकियों का निकाला गया। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन से निकालना उतना सुविधाजनक नहीं हो पाया, बाद में क्योंकि हर एक चीज में कार्बन मौजूद होता है तो कार्बन के एक समस्थानिक, कार्बन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये 12, 13, 14 इनका द्रव्यमान है। तो कार्बन 12 को, क्योंकि ये सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इस कारण से कार्बन 12 को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया, चयनित किया गया और इसी को रेफरेंस पॉइंट माना गया और यहाँ से एक परमाणु के द्रव्यमान का परिभाषा दिया गया। क्या कहा गया कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या बताता है हमें, वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु, किससे तुलना कर रहे हैं, कार्बन 12 के परमाणु, कार्बन 12 प्रमाण किसके बराबर हो जाएगा, तो तत्व के एक परमाणु का भाग बटे कार्बन 12 के परमाणु का भार का कौन सा भाग, भार का 1/12वां भाग, क्योंकि हमको 1 का लेना है तो कुल 12 का आ गया। इस तरह से हम लोग किसी का निकाला गया, हमें इसको निकालना नहीं है और इसकी जो इकाई बनाई गई उस समय इसको इकाई दी गई AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बाद में AMU का नाम बदल कर U रख दिया गया और अब सब की इकाई किसमें है, U मीन्स होता है यूनिट। तो अब U के जगह इसका जो द्रव्यमान निकलेगा वो किसमें निकलेगा, U। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास परमाणु द्रव्यमान, याद रखिएगा, जिसमें हम कार्बन 12 के प्रमाण को लिए थे। और देख लेते हैं अब कुछ तत्वों के और उनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहला तत्व है, यहाँ तत्व देख लेते हैं और यहाँ पर उसका परमाणु द्रव्यमान देख लेते हैं। तो पहला तत्व जो है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, H2। इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, याद रखेंगे, हम मुख्य का ही लिख रहे हैं, कार्बन, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और परमाणु द्रव्यमान 4। तो इसी तरह से लगभग दुगना होता है, हर जगह दुगना नहीं होता लेकिन मैक्सिमम जगह दुगना होता है। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और द्रव्यमान हो जाता है 12। इसके समस्थानिक भी हैं, इस कारण से 12, 13, 14 भी होते हैं,
लेकिन हम एक औसतन प्रमाण पर द्रव्यमान लेते हैं, इस कारण से हम 12 लिखे। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की होती है 16। सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर की होती है 32। क्लोरीन की बात करेंगे, Cl, क्लोरीन की बात करेंगे तो इसका होता है आपको 35.5। जैसा मैंने बताया था 35 और 37 होता है, तो औसतन द्रव्यमान निकाला जाता है, आगे हम पढ़ेंगे उसको। ये हो गया क्लोरीन का 35.5। इन सब की इकाई क्या है? इकाई U, 1U, 12U, 16U, 13U, 32U, 35U। इसी तरह कैल्शियम की आप सूत्र से याद करते जाएंगे। कैल्शियम की सूत्र Ca होती है और ये होता है कितना? 40। एल्यूमिनियम Al, एल्युमिनियम Al इसका होता है 27। तो देखिए एल्युमिनियम का 13 परमाणु क्रमांक होता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा 27 लेते हैं, वो समस्थानिक के कारण ये चीज होता है। ठीक है। सोडियम 23। इसी तरह आगे हम कुछ प्रश्न करेंगे तो उसमें और तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आ गए तो अब हम इसी विधि से हम और किसका निकाल सकते हैं? अब हम यौगिकों का भी, अणुओं का भी निकाल सकते हैं। और जब अणुओं का द्रव्यमान निकाला जाता है उस द्रव्यमान को हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। हमने कुछ आणविक अणुओं के बारे में चर्चा की थी, जैसे H2O। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो ये हाइड्रोजन H2 का नहीं, H हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, सल्फर का है। तो H का 1, कितने H हैं? 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 1, और ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो कुल हो गए 18 U। ठीक है, ये 18 ग्राम। आगे बात करेंगे, इसी तरह अगर हम निकालते हैं NaCl, तो सोडियम का कितना होता है? देखिए सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये हो गया आपका 58.5। आगे अगर बात करते हैं, जैसे हम निकालते C6H12O6 ग्लूकोज का, तो कार्बन का 6 है, तो 6 कार्बन है यहाँ, तो 6 गुने कार्बन के कितने होते हैं? 12। तो ये हो गया 12। हाइड्रोजन का 1, तो 12 गुने 1, और ऑक्सीजन का 6 गुने 16। इसको आप निकाल सकते हैं 72/12। ठीक है, आप इसको जोड़ लीजिए तो ये इसका निकल जाएगा। ठीक है, लगभग कितना आ गया, आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं, आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो इन सब का यूनिट क्या है, आप जोड़कर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, इसे हम कौन सा द्रव्यमान बोलते हैं? आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आप अपने कॉपी में इसको कर सकते हैं। एक जैसे आप इसका है C12H22O11, और आप निकाल सकते हैं NH4Cl। ठीक है, ये निकाल सकते हैं Na2CO3.10H2O। इन सब का आप आणविक द्रव्यमान अपने से निकालिए। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास एक अवधारणा है जिसे हम लोग बोलते हैं मोल संकल्पना। मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत, जो सबसे इसमें शब्द दिख रहा है मोल, ये शब्द आपने एसआई मात्रक, जो 7 एसआई भौतिक राशियां हैं उसमें आपने देखा होगा मोल के बारे में। तो मोल एक इकाई है जो हमें पदार्थ की मात्रा के बारे में बताता है। पदार्थ की मात्रा। ठीक है, कितने परमाणु हैं, किसी भी तत्व में कितने परमाणु हैं, तो उन सब चीजों को निकालने के लिए अणुओं में कितने अणुओं की संख्या है, उनका
संख्या, ये संख्या बताता है कौन है हमारे पास, मोल। ठीक है, अब इसी मोल को आगे कई जगह पर बताया गया और इससे एक संख्या से जोड़ा गया। तो पहले हम मोल को समझ लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक मोल क्या बताता है, तो एक मोल के बारे में हम समझते हैं। तो ये एक मोल है। एक मोल किसी भी परमाणु का एक मोल, परमाणुओं का एक मोल किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। यानी कि एक तत्व में कितने परमाणु होंगे, तो 6.022 10⁻23 परमाणु, और वो किसके बराबर होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर। अर्थात अगर किसी का परमाणु द्रव्यमान 32 ग्राम है या 32 यू है, तो 32 ग्राम यू में कितना परमाणुओं की संख्या होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए किसी का 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम में भी कितने परमाणुओं की संख्या होगी, 6.0 10⁻23। तो इस तरह से हम आगे परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते जाएंगे। तो आगे देखते हैं और किसके बराबर होगी। तो एक मोल किसके बराबर होती है, अगर अणुओं की बात करेंगे तो अणुओं का एक मोल, ये किसका मोल था, परमाणुओं का। अणुओं का एक मोल, अणुओं का एक मोल किसके बराबर हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या, अणु। और वो किसके बराबर होगा, ग्राम आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो ये क्लियर है, यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर किसी पृथ्वी पर अगर हम स्ट्रॉबेरी को चारों तरफ घुमाएंगे तो कई 3-4 राउंड वो घूम जाएगी, तब भी ये वैल्यू खत्म नहीं होगी। बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इस कारण से हम उसको, क्योंकि हम नाप नहीं सकते, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक संख्या से जोड़ लें, और इसी संख्या को हम एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। आगे देखिए, अगर आयनों की बात करेंगे तो आयनों की बात करेंगे तो आयनों में भी कितनी संख्या होगी, 6.022 इंटू 10⁻23, और यहां पर कौन द्रव्यमान हो जाए, ग्राम आयनिक द्रव्यमान। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास परमाणु, अणु और आयनों के बारे में हम जान गए। तो यहां से हम निकाल सकते हैं एक परिभाषा कि मोलों की संख्या की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, सूत्र क्या हो जाएगी। तो मोलों की संख्या, अभी हम एक उदाहरण देखेंगे, उससे आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। तो मोलों की संख्या कितनी होती है, तो पदार्थ, जिस पदार्थ का हमको निकालना है, पदार्थ चाहे वो तत्व हो सकता है, चाहे वो यौगिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी मात्रा किसमें लेंगे हम, ग्राम में, भाग किससे दे देंगे हम, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर द्रव्यमान ये किसको बताएगा, मोल की संख्या की। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कि एक मोल किनके बराबर हो जाएगा, एक मोल परमाणु द्रव्यमान कोई भी तत्व का, दूसरा आणविक द्रव्यमान, तीसरा आयनिक द्रव्यमान, ये तीनों के बराबर ही होगा। और चौथा याद रखेंगे एक चीज कि किसी भी सामान्य ताप पर, एसटीपी का मतलब होता है सामान्य ताप और दाब पर, यदि मान लीजिए कि ताप और दाब को हम परिवर्तन नहीं करते हैं, तो निश्चित, इसे क्या कहेंगे, निश्चित ताप एवं दाब पर अगर हम किसी गैस की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, तो गैस के एक मोल, गैस के एक मोल का जो आयतन होगा वो कितना होगा, तो वो बराबर होगा 22.4 लीटर के। गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर के बराबर होगा। तो चौथा पॉइंट मिल गया
कि अगर गैस की बात करेंगे तो 22.4 लीटर अगर आयतन में किसी गैस को रखा गया है, वॉल्यूम में रखा गया है, तो उसको भी किसके बराबर होगा, 1 मोल। और इसकी संख्या किसके बराबर होती है, अवोगाड्रो संख्या की 6.022 × 10⁻23। तो अब ये 23 जो है 10⁻23 ये किसके बराबर होगी, परमाणु की संख्या, या तो अणुओं की संख्या, या आयनों की संख्या, या फिर लीटर जो हमारे पास मोल की संख्या यहाँ से। ठीक है, अब हम इस पे एक प्रश्न करते हैं, उससे आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। जैसे क्वेश्चन है कि निम्न में प्रत्येक द्रव्यमान की गणना करें। निम्न में प्रत्येक के द्रव्यमान, यहां द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान की गणना करें। तो पहला प्रश्न है 2.0 मोल NH3, ध्यान से देखिएगा। दूसरा बोल रहा है 0.4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, अब इसी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला को समझना है। यहाँ पर जो दिया हुआ है यह एक यौगिक है, नाम है NH3। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर यौगिक है, ये एक अणु है, तो अणु का क्या निकाल लेंगे हम, आणविक द्रव्यमान। क्यों निकालेंगे, तो आणविक द्रव्यमान के बराबर ही तो 1 मोल होता है ना, आणविक द्रव्यमान के बराबर 1 मोल होता है, तो फिर हम 2 मोल का निकाल लेंगे। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का हम जानते हैं कितना होता है, नाइट्रोजन का 14, और नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 × 14, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये हो जाएगा 3 × 1। तो ये टोटल कितना हो गया, 17। तो 17 ग्राम NH3 में कितना मोल होगा, 1 मोल। तो बोल रहा है कि 2 मोल में कितना होगा, तो 1 मोल में 17 ग्राम होता है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 × 17, तो ये हो जाएगा आपका 34 ग्राम। प्रत्येक का क्या निकालना था, द्रव्यमान। तो 34 ग्राम हो जाएगा द्रव्यमान किसका, NH3 का, किसमें, 2 मोल। उसके बाद दूसरे भाग में भी इसी तरह करेंगे हम। दूसरा प्रश्न भी बहुत आसान है। तो CO2 का अगर निकालना है तो कार्बन का सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 2 × 16, तो ये हो गया 12 32। 44 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 मोल। 1 मोल 44 ग्राम में, तो पूछ रहा है 0.4 मोल में कितना होगा, तो 0.4 में कितना हो जाएगा, तो 44 को गुना कर देंगे, 0.4 × 44, तो ये आ गया 17.6 ग्राम। तो ये 17.6 ग्राम ही होगा, कम हो गया ना, 1 मोल में इतना होता है तो इसमें घट गया, 44 से घट गया। तो इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, आणविक क्या निकाल सकते हैं, ग्राम निकाल सकते हैं, कहीं मोल भी निकाल सकते हैं। अन्य प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है यदि कार्बन के 12 ग्राम में कार्बन परमाणु का 1 मोल विद्यमान है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। यदि कार्बन के 12 ग्राम में कार्बन अणुओं कार्बन परमाणुओं का 1 मोल विद्यमान है, यानी 12 ग्राम में 1 मोल होगा भी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो उसके परमाणु द्रव्यमान पर 1 मोल होता है। तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो पूछ रहा है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 1 मोल में कितना होता है हम जानते हैं, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.023 × 10⁻23, और इसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 12।
ठीक है। तो 12 ग्राम, तो 12 ग्राम में आपको कितना है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 10 घात 23। तो एक परमाणु का ग्राम में कितना हो जाएगा, एक परमाणु का, ये तो 12 का है ना, तो एक का कितने में हो जाएगा ग्राम में, तो 12 भाग 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये क्या, एक परमाणु का द्रव्यमान, समझे, एक मोल में कितना परमाणु, इतना हम जानते हैं, और एक परमाणु, एक द्रव्यमान कितना है 12, तो 12 ग्राम हो गया, तो एक परमाणु का कितना होगा, तो एक परमाणु का कितना हो जाएगा 12 भाग इतना, तो जो भी वैल्यू आया यहाँ पर 1.9910 घात -23 ग्राम। ठीक, अगला प्रश्न, जल H2O कि 1 ग्राम में जल के कितने अणु हैं, जल के 1 ग्राम में जल के कितने अणु हैं? संख्या पूछ दिया, जब भी संख्या पूछेगा यानी कि ये संख्या की बात आएगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 मोल किसके बराबर होगा, 1 मोल इसके आणविक द्रव्यमान के होंगे, और आणविक द्रव्यमान कितना होता है 2 गुने 1 जोड़ 16, तो 18 ग्राम में 1 मोल, और उसमें कितने अणुओं की संख्या हो जाएगी 6.22 गुने 10 घात 23 अणु। तो ये पूछ रहा है कि 1 ग्राम में कितने होंगे, तो 18 ग्राम में इतना होगा, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 6.22 10 घात 23 भाग 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.34 गुने 10 घात 22। तो इस प्रकार से हम कई चीजों का, कई प्रश्नों को हम उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास मोल, यह एक संकल्पना और मोल कंसेप्ट, इसे को ही हम कहते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न को अब अगली क्लास में हम करेंगे।